प्यार के पीछे दौड़ते हैं और जिस चीज़ के हम पीछे दौड़ते हैं वो हमसे और ज़्यादा तेज दौड़ते हैं कि जैसे ही रिलेशनशिप वर्ड आ जाता है प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। अभी जो रिलेशनशिप या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि प्रेम में दो लोगों का साथ रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हर चीज़ दाव पर नहीं लगा सकते या हर रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकते। कुछ लोग दोस्ती का रिश्ता ख़राब कर देते हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स की वजह से। मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। इंसान की प्रॉब्लम क्या है, उसको इंस्टेंट चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी उससे प्यार किया वो भी मुझसे इतना ही करे जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। औलाद को जन्म देने के बाद ना माएँ बहुत अलग हो जाती हैं। उससे पहले वो बहुत एक छुई मुई सी सिंपल सी लड़की होती हैं कि तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का ज़माना नहीं होता और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करें, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सुपरस्टार लेखक। आज हमारे साथ जो लेखिका जुड़ी हैं उनका नाम है निधि कौशिक, जिनकी एक कविता थी लड़के रोते नहीं, और वो YouTube पे इस कदर वायरल हुई कि आज उस कविता ने एक पुस्तक का रूप लिया है और जो हाल ही में प्रकाशित हो चुकी है। निधि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। निधि मैम, शुरुआत करते हैं आप ही की किताब जी लड़के रोते नहीं जी। इसके पीछे एक किस्सा है कि ये शुरुआत में एक कविता भर थी जी, बाद में YouTube पे वायरल हुई और फिर एक सफ़र हुआ और वो सफ़र चलते हुए अंजाम तक पहुंचा और एक किताब के रूप में आज हमारे बीच में है जी। तो ये जो एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था आपका, उस पर आप ज़रा कुछ कहिए। एक्चुअली एक कविता मैंने लिखी थी अपने बेटे के लिए। एक बार क्या हुआ था, विमेंस डे का ही इवेंट था और वो ओपन माइक टाइप से ही था, तो मोस्टली फीमेल्स ही वहाँ पर थी और सारी फीमेल्स ना अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रही थी। सबको प्रॉब्लम लड़कों से थी। तो मैंने एक लाइन लिखी कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द था। मैं वापस आई, मेरा बेटा करीब 3.5-4 साल का होगा, वो दौड़ता हुआ एकदम से मेरे गले से आके लग गया। तब मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा ये लाइन तो लिख दी मैंने, पर कल को जब ये बड़ा होगा और बड़ा होके वही मर्द बनेगा जो दुनिया में आसपास घूम रहे हैं और ये किसी की आंखों में अगर दर्द का कारण बनता है तो किसे गलत कहा जाएगा, मुझे, मेरी परवरिश, मेरे बेटे या समाज को। तो तब ये कविता मैंने लिखी थी और आज एक किताब के रूप में हमारे बीच में है जी। तो उसमें और किताब और कविताएं कैसे ऐड ऑन हो गई? उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बढ़ता गया और मैं ना उसकी परवरिश को बहुत क्लोजली, क्योंकि माँ हूँ मैं, उसके साथ थी, तो मैंने उसके बहुत सारे इमोशंस ऐसे देखे जो मैंने अपने आसपास भाई और पिता में कभी नहीं देखे, पति में भी इनफैक्ट नहीं देखे। मेरे आसपास बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी थे, मैंने उनको भी कभी इतनी क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब वो बड़ा हो रहा था ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व की जो बड़े होते होते शायद लड़कों में या तो वैनिश हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं, या फिर वो छुपाना सीख जाते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे क्यूरियस कर दिया है कि यार ये छुपाते हैं या सच में ऐसे हो जाते हैं पत्थर टाइप लड़के बड़े होकर। फिर मैंने कहा यार इसके बारे में पता लगाते। मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी हैं, हस्बैंड भी, पापा भी, भाई भी, और भी जो फैमिली में लड़के हैं, मैंने सबके इमोशंस को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और वहाँ मैंने पाया कि जो परवरिश हम करते हैं ना लड़के और लड़की की, बिल्कुल सेम होते हैं जब बड़े होते हैं बच्चे, लेकिन बड़े होकर भी ना वो लड़के ना बदलते नहीं हैं, वो छुपाते हैं। तो जो चीज़ें वो छुपाते हैं वो मैंने लिखना शुरू किया। जैसे लड़के जब घर छोड़ के जाते हैं कहीं भी नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें मैंने लिखा था बेटे भी विदा होते हैं, और जब बेटे घर से चले जाते हैं और उसके बाद वो कभी कभी छुट्टियों में वापस आते हैं, तो उस पे भी मैंने लिखा था। तो ऐसे कुछ भावनाएं हैं जो लड़के खुद नहीं बता पाते, और ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैंने फिर क्लोजली ऑब्जर्व करने भी शुरू कर दिए अपने आसपास, अपने घर में, तो उन पे ही आगे कविताएं बनती चली गई। तो कहना गलत ना होगा कि लड़कों के मन की जो बातें हैं वो आप जान लेती हैं। जी, अब जान लेती हूँ मैं अच्छे और से। यही कारण है कि जो आपके लड़के रोते नहीं कविता थी कि मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। जी जी। और एक मैं आपके और इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें एक ये था कि लड़के के बारे में जब आप ज्यादा लिखती हैं तो वो ज्यादा पॉपुलर होता है बहुत, और जब लड़कियों के बारे में लिखता है तो वो कम पॉपुलर होता है। ये मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है। मुझे फिर यहाँ पे ना लड़कों पे गुस्सा भी आता है। मतलब मैं तुम्हारे मन की, मैं तो राइटर हूँ ना, मैं तो लड़कों के बारे में भी लिख सकती हूँ, लड़कियों के बारे में भी लिख सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली अच्छा अच्छा लिख रही हूँ। जो मुझे लगता है कि जेन्युइनली हाँ भाई लड़के हैं, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं लिख रही हूँ।
कुछ मैंने, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, जिम जाने वाले लड़कों के लिए जी। भी लिखी थी। वो भी मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि मैंने उन लड़कों को ऑब्जर्व किया था अपने आसपास। लेकिन जब लड़कियां भी तो है ना समाज में, मेरी बहनें भी हैं, मेरी और रिलेटिव्स भी हैं, जब मैं उनकी प्रॉब्लम्स या अपनी, मेरी भी तो प्रॉब्लम्स है ना, मैंने भी बहुत कुछ फेस करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो लड़के कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, लड़कियां तो ऐसी होती, लड़कियां, अच्छा लड़कों के बारे में लिखती हूँ, लड़कियां कभी नेगेटिव कमेंट नहीं करती नीचे, बट एज सुन एज आई स्टार्ट राइटिंग अबाउट गर्ल्स तो लड़के नीचे आके कमेंट करते, तब मुझे लगता है भाई तुम दोगले हो, तो ये तुमको ये नहीं करना चाहिए। ये भी हो सकता है लड़के क्या पता इनसिक्योरिटी फील करते हो, हाँ करते हैं, वो आपसे उम्मीद ज्यादा करते हैं उस चीज की। तो आप जब वायरल हुई तो उसके बाद सबके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर निधि कौशिक है कौन। जी तो जरा उस पे बताइए कि आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आप किस फील्ड से आती हैं। जी एक्चुअली मैं बहुत छोटे, जब वो होता था ना हिंदी की किताब में कविताएं आती हैं, एक बहुत ही सुंदर कविता थी, ठुकरा दो या प्यार करो, हमने सबने पढ़ी होगी कि देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट ये कई ढंग की लाते हैं। तो वो जब कविता में पढ़ रही थी और उसके बाद और भी कुछ कविताएं थी हमारी जो हिंदी की पुस्तक में, तो मैं उस टाइम पे ना बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी मुझे कि यार, मैडम कहती थी कवि कहना चाहता है ना, तो मैं कहता कवि लिखता कुछ है, कहना कुछ और चाहता है, कैसा जादू है ये जादू मुझे देखना है कैसे होता है। तो मैंने कविताएं बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, बट घर में थोड़ा सा माहौल पढ़ाई का, लिटरेचर अलग चीज़ है, दूसरी स्टडीज़ अलग चीज़ है, उसका ज़्यादा था। तो घर वाले चाहते थे कि हम साइंस पढ़ें, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें। हालांकि पापा चाहते थे नॉन मेडिकल लें, बट मैंने छुप छुप के मेडिकल ले ली क्योंकि मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। फिर मेडिकल में मैंने बीएससी किया बायोटेक रोहतक से ही। फिर उसके बाद मैं जॉनसन एंड जॉनसन्स में मैंने कुछ, उनकी सिस्टर कंसर्न एक कंपनी थी, उसमें कुछ टाइम तक काम किया। मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, मैंने कहा ये मेरे तरीके का काम नहीं है। फिर मैंने एमबीए किया, एमबीए करके कॉलेज में मैंने टीचिंग की, मैंने कहा ये भी मेरे लेवल का काम नहीं है। फिर उसके बाद मैंने और 2-3 नौकरियाँ की। फिर जब मैंने प्रॉपर लिखना दोबारा से शुरू किया, हालांकि मैंने लिखना बीच में बंद कर दिया था 2007 में, पापा को मेरी कुछ डायरीज मिल गई थी जी। और उन दिनों मिडिल क्लास फैमिलीज में राइटिंग करना एक लड़की के लिए वॉज अ टैबू, कि लड़की लिख रही है, प्रेम पे शायरियां लिख रही है तो बिगड़ गई है, ऐसा ऐसा होता। हाँ, तो पापा ने डायरियां जला दी, तो तब मैंने लिखना बंद कर दिया था। फिर वापस जब मेरा बेटा हुआ, मैं मतलब पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, रेगुलर नहीं थी। तो उस टाइम पे मुझे खाली वक्त बहुत मिला, बेटा जब सो जाता था तो टाइम ही टाइम होता था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना दोबारा से शुरू किया। और जब लिखना शुरू किया, हालांकि उससे कोई पैसा नहीं आ रहा था या कुछ भी नहीं, ना पॉपुलैरिटी थी ना, पर सुकून आने लगा। जब वो सुकून आने लगा तो फिर मैंने बाकी सारे काम छोड़ दिए और मैंने फिर इसी को प्रोफेशन बनाने का सोचा। ओपन माइक आजकल के कल्चर में बहुत फेमस है, और हम जेनजी को देखें, चाहे यंगस्टर को देखें, चाहे किसी भी जनरेशन को देखें, वो उससे कनेक्ट करते हैं। वो चंद लाइनें होती हैं और फिर हर जगह वायरल हो जाती हैं जी। और आपने जब फैसला किया कि आपको ओपन माइक पे आना है, तो वो कौन सा मोमेंट था? एक्चुअली मैं पहले एक टीचर थी, तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का कोई डर नहीं था। और जब मैंने पहला ओपन माइक किया था ना, लोगों को लग भी नहीं रहा था कि ये मेरा पहला ओपन माइक है। उनको लगता था कि मैं बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड वो हूँ, परफॉर्मर्स पहले से ही, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी स्टेज पे। और कोविड से कुछ टाइम पहले की बात है, 2019 के स्टार्टिंग में, शायद फरवरी में, मैंने एक ओपन माइक का पोस्टर देखा। तब तक मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे लिखती थी, वीडियोस भी नहीं डालती थी, तो मैं लिखती थी। तो मुझे उन्होंने सामने से अप्रोच किया, क्योंकि मेरे फॉलोअर लिखने से ही बढ़ गए थे, काफ़ी 10,000 के आसपास हो गए थे। तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ परफॉर्म कीजिए। मैंने लोकेशन देखी, तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो जब मैं वहाँ पे गई ना, तो एक और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ना, ये सिक्कों की खनखनाहट से बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो जब वो तालियां बजी ना मेरी परफॉर्मेंस पे, और मेरा पहला ओपन माइक था वो, खुद ऑर्गेनाइजर को विश्वास नहीं हुआ कि पहला ओपन माइक है। तो उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं धीरे धीरे जाने लगी। तो फिर उसके बाद से फिर क्यूरेटेड शोज आ गए, फिर सोलो शोज आ गए, ये बढ़ता और फिर सिलसिला चलता है जी। शब्द है प्यार जी, इश्क, मोहब्बत और कई सारे उपमान दिए गए जी। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे मॉडर्न लव में जिसे हम कहें जी, सो वहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें आई, लोगों ने नई नई चीजें लाई। एक रिलेशनशिप, कई बार एक सवाल उठता है कि आपको रिलेशनशिप में है या नहीं, और जो नहीं होता उसको ऐसे दिखाया जाता है। सिचुएशनशिप। हाँ,
एक नहीं, जैसे पहले रिलेशनशिप में होते हैं जी। तो जो नहीं है उनको ऐसे दिखाया जाता है कि आपकी जिंदगी में तो ये है ही नहीं, कुछ कमी है हाँ आपके कुछ जीवन कमी में। है। और फिर कुछ लोग और प्रो हो गए हैं, तो वो सिचुएशनशिप जैसी चीजें हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि प्यार, रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप, क्या अंतर है इनमें? देखो, हो तो जाएगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल, मैं बोलूंगी सच, नहीं है ना। बोलिए। मेरे हिसाब से प्रेम केवल समर्पण है। अब आप वो किसी के भी प्रति समर्पित हो जाइए, चाहे वो आपकी दोस्त है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपका प्रेमी है। प्रेम तो है केवल समर्पण। उसका अभी जो रिलेशनशिप या जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका प्रेम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि प्रेम में दो लोगों का साथ रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और प्रेम केवल इंसान से ही हो या फिर एक ही इंसान से हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बात आती है मॉडर्न रिलेशनशिप्स की। अब देखो, पुराने लोग, हर जनरेशन ये कहती है, दादा ये कहते थे पापा को कि तुम्हारी मौज है, हमारे ज़माने में तुमने जी के नहीं देखा, हम तो नदियाँ पार करके जाते थे, है ना, स्कूल पढ़ने। फिर पापा हमारी जनरेशन को बुरा कहते हैं, हम अगली जनरेशन को बुरा कहते हैं। बट कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए, बहुत डीप बात है कि जो भी हमें मिला वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने इन्वेंट किया, जी। है ना। जी। क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगा कि इस चीज की जरूरत है। जी। हमारे बच्चों को हम खुद सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप ये सब दे के जा रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी जनरेशन को लगा कि इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है। जी। तो हम जनरेशन को तो इस चीज पे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, जिसको नहीं मिलती कोई चीज वो उसकी बुराई ही करता है, ये भी एक फैक्ट है, जी, जी, है ना। जी। लेकिन हर चीज में एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब आप सिर्फ ये कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से हर चीज दाव पर नहीं लगा सकते, या हर रिश्ते को खराब नहीं कर सकते। कुछ लोग दोस्ती का रिश्ता खराब कर देते हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स की वजह से, या कुछ लोगों को सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही रिलेशनशिप लगता है, वो दोस्ती और ये सब में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इस पे लोगों को काम करना चाहिए, और ये अपने आप ही उनको काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये चीजें तो पहले भी चल रही थी ना, एक एक राजा 10-10 शादियां कर रहा था, है ना। ये नई चीज नहीं है कोई, एक एक राजा 10-10 शादियां भी कर रहा था, और लोगों के उस वक्त भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते थे। अब मैं बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं कहूंगी क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। किसी का नाम नहीं ले सकते, बट ये पहले से चला आ रहा है, नाम बदलते जा रहे हैं। अभी क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ओपन हो गया है, चलता शुरू से था सब कुछ, अभी तो बदनाम किया जा रहा है नए बच्चों को। अच्छा, ये अच्छा था जी। अब आपके पास एक्सपीरियंस है ओपन माइक का, कविताएं कहने का जी। तो जो आज का एक कोई भी एक कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल के टाइम में या फिर उससे आगे के कोई प्रोफेशनल है, तो वो अगर चाहता है कि उसे कविताएं लिखना है जी, या फिर ओपन माइक जैसे शोज करने हैं, तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए आपकी नजर से? पहली चीज, रीड एज मच एज यू कैन। जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप लिख पाएंगे। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ज्यादा लिखें, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, आपकी चीज़ों की समझ बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। कुछ चीज़ों के लिए जो आप पहले सोचते थे वो दूसरों का लिखा हुआ पढ़कर, नहीं यार, आप अपना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, नहीं यार मैं इस चीज़ के बारे में ये सोचता था, अब मुझे ऐसे सोचना चाहिए। तो लिखना तो वहाँ से बेटर होगा। रही बात ओपन माइक में कॉन्फिडेंस की, तो लोग क्या करते हैं, एक कविता लिखी और ओपन माइक में पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना लिखा हुआ पहली बात तो याद करना चाहिए, याद करके उसको शीशे के सामने रिहर्स करें, और जब आपको लगे कि कॉन्फिडेंट हैं आप और अब आप ऑडियंस को फेस कर सकते हैं, तब आप ओपन माइक में जाएं। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, फेमस होने के बाद ओपन माइक को क्रिंज कहने लगते हैं, ओपन माइक की बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से देखने लगते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी कोई चीज़ अगर है जो आपको सिखा सकती है, वो ओपन माइक ही है, क्योंकि वो कोर है। अगर आप वहाँ पे 50-100 ओपन माइक कर लेंगे ना, तो आप फिर कॉन्फिडेंस आपका हर बार बूस्ट होता जाता है। अगर आप किसी के साथ सोलो शो करेंगे या फिर क्यूरेटेड शो करेंगे, पैसे लेके शो करेंगे, तो वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा इतना, क्योंकि वहाँ पर आप क्यूरियस होंगे कि या प्रेशर में होंगे कि मुझे करना ही करना है और मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, तो आप कई बार गलत कराते हैं। तो आप पहले खुद को तैयार करने के लिए, जैसे होता है ना प्रैक्टिस मैचेस होते हैं मेन क्रिकेट से पहले, तो ये प्रैक्टिस है। तो जितने ओपन माइक हो सके उतने कीजिए, मेरा ऐसा मानना है जी। जी।
ये थोड़ा सवाल जो है वो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। जी। आप रिलेशनशिप कोच हैं, हाँ जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, जी। इट्स नॉट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, हम्म। इट्स लाइक कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट, या तो वो प्यार में हो या फिर कैसा भी, जिसने आपकी लाइफ को बदल दिया हो, या आप उससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, इंस्पायर हो, और आप जहाँ हो उसके पीछे वो मोमेंट रहा हो, वो घटना रहेगी। जी। मेरे जो बेटे का जन्म हुआ, जी। उसने मुझे पूरा 360 डिग्रीज चेंज कर दिया। क्योंकि जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से रूबरू होते हैं कि आप में कितनी पावर है कि आप एक पूरी जान जो है वो इस दुनिया में ला सकते हैं। तो हर माँ से आप पूछिएगा तो वो यही कहेगी कि ना, देखना, आप औलाद को जन्म देने के बाद ना माएँ बहुत अलग हो जाती हैं। उससे पहले वो बहुत एक छुई मुई सी सिंपल सी लड़की होती हैं। मैं एक सवाल अक्सर लोगों से पूछती हूँ, जी, मैं एक सवाल अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी बड़ी होती है। सब इसका जवाब गलत देते हैं। आप क्या देंगे? एक माँ अपने बच्चे से कितनी बड़ी होती है? समान ही होती है। एक माँ अपने बच्चे से महज 9 महीने बड़ी होती है। कि जब वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे पॉजिटिव आता है ना, उस वक्त उसको माँ का एहसास होना शुरू होता है। और जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, उस माँ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये भी कर ले, सब कुछ सीख ले एक बच्चे को पालना। लेकिन वो भी तो अभी अभी माँ बनी है ना, वो पहले से थोड़ी सीख रही थी ये चीज, तो उसको वक्त लगेगा। तो जब वो उस बच्चे की परवरिश कर रही होती है ना, और बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो उसके साथ साथ माँ ग्रो करती है एज ए ह्यूमन बीइंग भी। उसकी पर्सनैलिटी में इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि जब वो, आप कोई चीज बनाओ, कोई भी आर्ट बनाओ, तो दैट किड इज आर्ट ना बेसिकली। वो उसको रोज अलग तरह से तैयार कर रही है, उसको रोज बढ़ता हुआ देख रही है, उसको रोज नई चीजें सिखा रही है। तो जब मैंने उसको देखा ना, अपने बेटे को, तो मैं ना बहुत सारे नेगेटिविटी से कट ऑफ हो गई। मेरी लाइफ में बहुत रिलेटिव्स ऐसे थे जो हर चीज पे पॉइंट आउट करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे अननेसेसरी मुझे डील करना पड़ता था। तो एक तरह से मैं उनसे कट ऑफ हो गई। और जैसे ही मैं नेगेटिविटी से कट ऑफ हो गई, तो इधर से बच्चा ग्रो कर रहा है, वो पॉजिटिविटी ग्रो कर रही है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आई चेंज 360 डिग्रीज। आप एक रिलेशनशिप कोच हैं, तो उसके नाते एक सवाल है, मेरा भी पर्सनल एक सवाल है आपसे कि प्यार क्या है? ना सिर्फ आपके हिसाब से, आपको जो लगता है कि अगर किसी को समझना हो कि प्यार क्या है, क्योंकि प्यार की परिभाषा सिर्फ रिलेशनशिप लड़के और लड़की के बीच में नहीं है, माँ बेटे के बीच में है, पति पत्नी के बीच में है, एक बेटे और एक बेटी के बीच में, सबके बीच में। और पूरे संसार को कहा जाए कि प्रेम से रुका और पूरा जो मानव सभ्यता बढ़ी वो प्रेम के दम पे बढ़ी। तो वहां पे प्यार क्या है? मैंने जैसे पहले भी कहा कि प्रेम केवल समर्पण है। अच्छा, हमारी क्या गलती होती है? हम एज ए ह्यूमन बीइंग प्यार के पीछे दौड़ते हैं, और जिस चीज के हम पीछे दौड़ते हैं वो हमसे और ज्यादा तेज दौड़ती है। जी। तो प्यार हम दूसरों में ढूंढते हैं। शांति से बैठो और अपने अंदर ढूंढो। प्यार या कोई भी चीज इस यूनिवर्स की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि आप इसमें जो बांटेंगे वो लौट कर आपके पास आएगा। इंसान की प्रॉब्लम क्या है? उसको इंस्टेंट चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी उससे प्यार किया, वो भी मुझसे इतना ही करे जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप ना, अच्छा, अभी मैं ओपन माइक, वैसे तो हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छी चीज होती है। कुछ कुछ राइटर्स को मैं देखती हूँ वहां पे परफॉर्म करते हुए, कल तक उनको प्यार था, आज उनका ब्रेकअप हो गया, तो वो अगले दिन एक्स को गाली दे रहे होते हैं। हाँ, पोएट्री में वो चुड़ैल थी, वो कमीनी थी, मैंने लिटरली ये वर्ड सुने हैं, जो कि मुझे बहुत हर्ट करता है। अच्छा, लगाना, और जिस इंसान से आप प्यार करते थे कल तक, अगर वो प्यार था तो आज उससे नफरत कैसे हो गई? तो वो आपकी वांट थी, वो आपकी भूख थी, आपको कुछ उससे चाहिए था और वो आपको नहीं मिला, तो अब आप उसको नफरत कर रहे हो। तो प्यार का एक ही रूल है, जितना आप अपने अंदर ढूंढेंगे कि मेरे अंदर, मैं प्यार से भरा पड़ा हूं और मैं, मेरी जिंदगी में जो आता है बिना एक्सपेक्टेशन के सिर्फ बांटता चला जाता हूं। और ये उम्मीद मत कीजिए या ये इंतजार मत कीजिए कि अभी आ जाए, लेकिन जब आप इंतजार करेंगे ना, तो आप सच में देखना इतने अनएक्सपेक्टेड वे में और ऐसे ऐसे लोगों से आएगा कि आप सोचते रहे क्या मैं सच में काबिल भी हूँ इतने प्यार के? जी। प्रॉब्लम ये है कि हम इंतजार नहीं कर पाते हैं और हम ब्लेम करते हैं कि यार प्रेम या प्यार जो है वो बहुत बुरी चीज है, वो आपको सिर्फ दर्द देती है। लेकिन प्यार का जो इंतजार करता है ना, वो, उसको पता होता है सच में कि वो दर्द कितना वर्थ था। वो इतने अनएक्सपेक्टेड वे में और इतनी ज्यादा
मल्टीप्लाई होके आता है। मेरे पास ही कितना आता है मैं तो खुद कह रही हूँ, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। मैं कह रही इतना तो मैंने कुछ किया भी नहीं, बट आप सच में देखोगे अगर आप प्यार से ही अपनी लाइफ को रन करो कि जो भी इंसान आ रहा है आप सिर्फ उसको प्यार देते जाओ, प्यार से बात करो, नॉट इनकी लड़का लड़की की सेंस में। इवन आपका कोई अगर पार्टनर भी आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो उसको भी आप इतना एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ ये भी मुझसे इतना ही करे। आप अपना पार्ट प्ले करते रहो, वो ना सही कोई और आपसे भी ज्यादा आपसे प्यार करेगा फिर आकर। कहते हैं कि दोस्ती जो है, दोस्ती पे आते हैं, प्यार एक अलग है। हाँ, दोस्ती की बुनियाद भी प्यार होती है जी। और उसमें आप देखेंगे कि सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं आज के जब लोगों को देखेंगे तो उनको उम्मीद होती है कि इस मैंने ये किया है तो उसके बदले ये। लेकिन आप दोस्ती में देखेंगे, दोस्त आपने फील किया होगा कॉलेज लाइफ में, मैंने फील किया, वहां दोस्ती में सामने वाला कभी नहीं देखता कि अच्छा इनने क्या किया मेरे लिए, किसी ने क्या किया, वो करते चला जाता। और एक होता है ना बावरापन होता है एक पीछे से कि हाँ चलो कर देते हैं, उसमें कभी सवाल नहीं उठता कि मैं तेरे लिए क्यों करूं। तो उस दोस्ती पे क्या, यही मैं चीज कह रही थी। अच्छा मैंने एक लाइन लिखी थी कि महज खून के रिश्तों से अगर अपनों की पहचान होती तो जिंदगी में कभी अपनों की पहचान ना होती। जी, ये दोस्तों के लिए लिखी थी। उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता और फिर भी कर देते हैं। अच्छा खून के रिश्ते कभी कभी नहीं करते हैं, है ना, वो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। तो अगेन वही चीज आती है कि जो दोस्ती में प्यार होता है ना, वहां पे आपकी इच्छा खत्म हो गई है कि जितना मैं कर रहा हूं उतना ही ये करे। लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वहां प्यार खत्म हो जाता है। मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था ये कि जैसे ही रिलेशनशिप वर्ड आ जाता है प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है जी, है ना, क्योंकि कहीं वहां आप उम्मीद ले आए और प्रेम का उम्मीद से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेम का नाम तो सिर्फ देना है। तो दोस्ती में वो प्रेम होता है जो निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है। हाँ, निस्वार्थ होता है। तो यही है। अब जरा आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे और छोटे सवाल हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, सो हेम्पर मिलेगा? नहीं, इट्स नॉट कॉफी विद करण। सो देखो हेम्पर तो होना चाहिए जब आप क्विक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दिस इज बहुत आसान क्वेश्चन। जी, योर फेवरेट पर्सन ऑफ योर लाइफ? माय सन। ओके, योर फेवरेट बुक? लड़के रोते नहीं। ओके, इसके अलावा रश्मि रथी मुझे बहुत पसंद है। रामधारी सिंह दिनकर। हाँ जी, बहुत पसंद है। फेवरेट पोएट? अगेन रामधारी सिंह दिनकर। ओके, योर फेवरेट ओपन माइक आर्टिस्ट? ओपन माइक हाँ, आर्टिस्ट, क्योंकि आप इस फील्ड से तो जिनको ये मैंने आप लाइव देखा हो। जी, आपको जो पसंद हो, जो आप एनी डे मतलब सुन सकते हैं आप, जिन्हें हर दिन। देखो ओपन माइक तो नहीं करते, जो अपने कवि हैं कुमार विश्वास जी, वो मुझे बहुत पसंद हैं। बट ओपन माइक में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं यार। एक मेरे दोस्त हैं रेहान, वो बहुत अच्छा करते हैं। एक मेरी दोस्त हैं शारिका, वो बहुत अच्छा करती हैं। एक मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, मुंबई के हैं शुभम श्याम, आपने देखा होगा। एक भूपेंद्र हैं, वो भी करते हैं, वो भी काफी अच्छा करते हैं। काफी लोग हैं। एक ऐसी लाइन जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो, आपके दिमाग में हमेशा बनी रहती हो कि आप नहीं ये नहीं करेंगे, आप उसी पे रहेंगे। एक कोट? जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। मुझे एक अंतिम की एक बेस्ट एडवाइस फॉर टुडेज जनरेशन जो अभी प्यार वगैरह में पड़े हुए। मैं बस यही कहूंगी कि देखो प्यार, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया कि प्यार आ जाएगा, उसके पीछे मत दौड़ो, बस इंतजार करो और जितना अपने अंदर खोजो कि आपके पास कितना प्यार है, और वो इधर उधर चाहे कुत्ते बिल्ली में सही, चाहे दोस्तों में सही, चाहे बच्चों में सही, बांटते जाओ। और जहाँ पर आप बिना उम्मीद के बांटोगे ना, आप देखना कितनी खूबसूरती से आपको सामने वाले की आंखों में दिखना शुरू हो जाएगा कि वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है जी, वीडियो के अंत करेंगे जी। बस आपकी एक पंक्ति सही है जो शायद आपने ना लिखी हो, आप लिखने वाली हो। सो जो मैंने किताब में ना लिखी हो। हाँ, एक एक्सक्लूसिव जो सिर्फ हमारी वीडियो के लिए हो, हमारे दर्शकों के लिए। या आपकी कोई फेमस कविता जिसको आपको बहुत पसंद हो। मैंने वो लिखी थी एक, हालांकि शायद किताब में नहीं है, कि तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, गीता और कुरान का जमाना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करे, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। वाह, तो काफी फेमस हुई थी, जैसे मतलब ओपन माइक्स में, ऐसे उस पे ऑनलाइन पे नहीं हुई थी। कोई नहीं। हाँ जी। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ निधि कौशिक जी। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी सुपरस्टार लेखक के अगले एपिसोड में एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और निधि मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद।